जाने दीजिए मैडम, आपके पैर सही सलामत है ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। चलना फिरना बहुत हुआ, बैठ जाइए। किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। वो कौन है अब तक समझी नहीं? कौन है वो जागृति। हे जागृति! मुझे शक है कि ये सब करने वाले तुम ही हो। ऐसा ही समझ लीजिए। अगर ये बात सही साबित हुई तो इस दिव्यांगा का वार कैसा रहेगा तुम्हें पता चल जाएगा। देखो दिव्यांगा, तुम कौशिकी दीदी और हमारे परिवार से कभी पंगा मत लेना, वरना तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या होगा। सबके सामने दीदी को दुखी करने के लिए तुमने हमारे भैया का गलत इस्तेमाल किया है। दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोच लेना, तभी तुम्हारे लिए सही रहेगा दिव्यांगा। और ये जान लो, तुम्हारे एक्शन के हिसाब से मेरा रिएक्शन होगा। अगर आगे कभी तुम्हारी वजह से मेरी दीदी के आंखों में आंसू आए ना, तो मैं इतनी आसानी से जवाब नहीं दूंगी तुम्हें। जैसी लड़की अगर सच में मेरे घर की बहू होती तो कितना अच्छा होता। केदार के माँ बाप पता नहीं कौन है, पर उन्हें तुम्हारे जैसी बहू मिली है, ये उनके लिए किस्मत की बात है। क्या भाभी, सुरेश ने दिव्यांका को उठाया, बस इसी बात पर जागृति रिएक्ट कर रही है। अगर पता चल गया कि सुरेश और कौशिकी को हमने अलग किया है तो क्या होगा? कहा था ना, ये सब उसी का काम है। कहा था ना कि मेरी आंखों में आंसू मत लाना। अब देखो, आज से हर दिन कौशिकी को रुलाने का प्लान बना लिया है मैंने। अब वो क्या करेगी देखते हैं। आप बस देखती रहिए दीदी। दिव्यांका ऑडिटोरियम में दौड़ेगी और कहेगी कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। वो अपनी गलती खुद साबित करेगी। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ होगा दीदी, हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? तारीफ करते हुए देख रही है तो अच्छा है, लेकिन ये भी सोच रही होंगी कि तारीफ का बहाना उठाकर कहीं हम उनके घर में ही ना रह जाए। ऐसा भी तो सोच सकती है ना। आइए सर। जारी रखिए। अवार्ड देने से पहले मैं गवर्नर साहब को कुछ कहने के लिए बुलाना चाहूंगा। सब लोगों को नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी मीडिया वाले हैं, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी लोग जानते हैं। कोई भी अन्याय करे, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी गलती और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ मीडिया ही है।
यहाँ तक कि कई पत्रकारों ने सच्चाई के लिए लड़ते हुए अपनी जान तक गंवा दी है। मैंने अपने पति को आखिरी बार देखा था, फिर कहा कि संभल के रहना, लेकिन वो मरने के बाद ही लौटे। जान जाने के डर को छोड़कर सुबह रात की परवाह किए बिना सच्चाई को 4 लोगों तक पहुंचाने वाले पत्रकारों को ये पुरस्कार देने के लिए मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं दिल की गहराइयों से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। अब इस साल का बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है वासिरेड्डी सुरेश जी को। भाभी, इसे ये अवार्ड क्यों मिला है और हम सब मिल करके ताली क्यों बजा रहे हैं? हम इसे जितना दूर रखना चाहते हैं ये उतना ही पास आ जाता है। हाँ देवर जी, ये फंक्शन खत्म होते ही कुछ भी करके सुरेश को हमेशा के लिए दूर रखना होगा। नमस्ते सर, 2 मिनट कुछ बोल सकता हूँ क्या? हाँ जरूर। सबको मेरा नमस्कार। आमतौर पर लोग अवार्ड लेने के बाद बात करते हैं, लेकिन मैं पहले ही कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस अवार्ड को पाने में जितनी मेहनत मैंने की है उतनी ही मेहनत किसी और की भी है। वो है मेरी पत्नी कौशिकी। जिस दिन मैं उनसे मिला मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। मेरी पत्नी ही मेरी प्रेरणा और मेरे लिए रोल मॉडल है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक बात वो हमेशा कहती है, अखबार बेचना चाहिए लेकिन खबरें बिकनी नहीं चाहिए। ये साधारण पर बड़ी बात है। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी वजह सिर्फ वही है। चाहता था ये अवार्ड उसके साथ मिलकर लूं, लेकिन आज वो मुझसे बहुत ही दूर है। देखिए ना दीदी, भैया आपसे कितना प्यार करते हैं। ये सब नाटक है। सबके सामने खुद को महान साबित करने की कोशिश कर रहा है, बस और कुछ नहीं। इसीलिए ये अवार्ड मैं अपनी बेटी के साथ लेना चाहूंगा। सर, आप बुरा न माने। आप अपनी बेटी को बुलाइए। आ जाओ बेटा। सबके सामने अनाउंस कर दिया है। प्लीज कीर्ति को भेज दीजिए दीदी। कीर्ति भैया की भी तो बेटी है ना। उनकी सफलता को कीर्ति के साथ बांटने का हक है उन्हें। कीर्ति, कीर्ति,
देखा ना दीदी, कीर्ति भैया के पास जाकर कितनी खुश हो गई है। किसी भी बच्ची के लिए उसके डैड से बड़ा बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? दिव्यांका अचानक स्टेज पर क्यों चढ़ रही है? फिर से कोई झगड़ा शुरू करेगी शायद। सर 2 मिनट प्लीज। हाँ जरूर। थैंक यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। माफ कीजिएगा आप सबके सामने माइक लेकर बात करने के लिए। सुरेश जहाँ काम करते हैं वो चैनल मेरा ही है। सच को सामने लाने का जज्बा जो सुरेश में है उसका पूरा क्रेडिट मुझे जाता है। दरअसल मुझे ये अनाउंसमेंट यहाँ पर तो नहीं करना था, लेकिन अब गवर्नर साहब भी हम सब के सामने मौजूद हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानती भी हूँ, इसीलिए मैं आप सबके सामने आज ये अनाउंसमेंट यहीं पर कर रही हूँ। मैं और सुरेश कुछ ही दिनों में जल्दी ही शादी करने वाले हैं। जीजाजी दिव्यांका से शादी करने वाले हैं क्या? जीजाजी का दिमाग तो ठीक है। सुरेश को आप सब एक ईमानदार पत्रकार के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कितने अच्छे इंसान भी हैं। इसीलिए मैंने उनसे शादी करने का फैसला किया है। मंदिर जाके भगवान जी के दर्शन के बाद जितनी खुशी नहीं होती आज उतनी हो रही है। हाँ भाभी, और ये सुरेश का टेंशन तो हमें खाते जा रहा है। ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? मैं आपसे शादी क्यों करूंगा? मेरी पहले से शादी हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है। कौशिकी अब एक अतीत है सुरेश। क्या तुम अतीत में जीना चाहते हो या फिर तुम फ्यूचर में मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो? ये अब तुम्हें डिसाइड करना है। कौशिकी के गुस्से के बारे में हम दोनों पहले से ही जानते हैं। अभी तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि वो तुम्हें वापस स्वीकार कर लेगी, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को परिस्थिति को समझकर स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। वहीं अटक कर मत रहो। जो बोलना है बोलो। मैं अपनी बेटी और कौशिकी को नहीं छोड़ सकता। कीर्ति को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम कीर्ति से दूर रहकर कितना ज्यादा दुखी हो ये मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ। शादी के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई पत्नी होगी
ये भी हो सकता है कि कौशिक की कीर्ति को तुम्हारे पास भेज दे। हमारी शादी के बाद हम दोनों मिलकर कौशिकी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ दिनों के लिए कीर्ति को हमारे साथ रहने की परमिशन दे दे। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो तुम्हारे दोबारा शादी करने की खबर कौशिकी के दिल में तुम्हारे लिए फिर से प्यार जगा सकती है। कौशिकी आज भी सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती है। देखो, मैं सच कह रही हूँ सुरेश, कीर्ति तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए आ सकती है। तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारा ही फायदा होगा सुरेश। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और अगर तुम नहीं भी माने तो भी तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। मैं हर हाल में खुश रहूंगी। क्या कहते हो? मैं सोच कर बताऊंगा मैडम। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार सिर्फ मुझसे ही हुआ है। हाँ कहने की हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। और मिस्टर सुरेश, तुम सोचने की बात कर रहे हो? ये दिव्यांका एक बार जब डिसाइड कर लेती है तब सोचने के लिए कुछ नहीं बचता। मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ और उसी से कौशिकी को जिंदगी में जोरदार झटका देने वाली हूँ, बस। चाचा जी चलिए। ये क्या बेटी, कीर्ति के डांस के लिए हम इतनी देर तक रुके थे, अब बिना डांस कराए उसे यहाँ से ले जाएंगे तो बच्ची को बुरा लगेगा। मैं कीर्ति को समझा लूंगी चाची, चलिए। अगला डांस परफॉर्मेंस करेंगी बेबी कीर्ति। दीदी बस 10 मिनट। इतनी दूर आकर अगर कीर्ति को डांस करने नहीं दिया तो उसे बहुत दुख होगा। फ्रंट गेट पर तो हमारी सोच से भी ज्यादा सिक्योरिटी है, एंट्री मुश्किल है। ए, पीछे की गेट की तरफ चलो। ठीक है भाई। ए, चलो चलो आजा। बैक गेट के पास भी बहुत सिक्योरिटी है, एंट्री नामुमकिन है। तो सबको शूट करके अंदर चलते हैं ना भाई। जैसे हम फायरिंग शुरू करेंगे गवर्नर को यहाँ से हटा दिया जाएगा। हमारा टारगेट गवर्नर को मारना नहीं है, उसको किडनैप करना है। तुम जाओ लैपटॉप लेकर आओ। ठीक है भाई। भाई इन दोनों गेट्स के अलावा अंदर जाने का रास्ता नहीं है।
तो बिना किसी को मारे, बिना आवाज किए, बिना किसी को पता चले गन अंदर लेकर जाना होगा। लेकिन कैसे? सर हटिए ना प्लीज। मामा, मैं केदार हूँ, सुहासिनी जी का बेटा। उस दिन मैं आपके घर भी आया था। मेरी नातिन यही कहीं है। आप प्लीज बैठिए। प्लीज प्लीज उस दिन के जैसे भाग मत जाना। शायद आज हमारी किस्मत अच्छी थी जो आप हमें यहीं मिल गए। 1 मिनट बैठ जाइए ना मामा, प्लीज। अब मामा जी, उस दिन आप क्यों भागे थे हमें समझ आ गया है। आपको शक था कि केदार सुहासिनी जी का बेटा है या नहीं, है ना? आपके पास जो सबूत है उन्हें लेने के लिए शायद सुधाकर जी ने काफी लोगों को आपके पीछे लगा रखा होगा, हम जानते हैं। आप यही सोच रहे थे ना? मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रहा मामा। सच कहूँ तो आज मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। इतने सालों बाद भी आपने मेरी माँ के लिए जो प्यार और जिम्मेदारी दिखाई है, मैं बस उसी हक से अपने मामा से मदद मांग रहा हूँ। ये देखिए, प्रूफ भी है। हमारी सुहासिनी, हमारी सुहासिनी। కటికి పొద్దు పొడిసిందయ్యో ఇయాలే ఓ ఎన్నో ఏండ్ల కటికి పొద్దు పొడిసిందయ్యో ఇయాలే। मेरी सुहासिनी बहन, मेरी बहन, माफ करना बेटा, आंखों के सामने होने पर भी नहीं पहचाना। हेलो हेलो हेलो। शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो। बिल्कुल तुम हमारी सुहासिनी जैसे ही लगते हो बेटा। सुधाकर ससुर जी तो केदार को अपना बेटा तक मानने को तैयार है। वो तो ये कहते हैं कि सुहासिनी कौन है ये तक उन्हें नहीं पता है। सुधाकर एक नीच इंसान है, वो बहुत बड़ा स्वार्थी है। उस दिन उसने सुहासिनी से प्यार जताया और उसके बिना मर जाने की कसमें खाई। मेरा और सुहासिनी का भरोसा जीता। हम एक माँ के पेट से नहीं पैदा हुए थे, लेकिन सुहासिनी मेरी बहन से बढ़कर थी बेटा। उस नीच इंसान पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन की शादी कर दी। सुधाकर और सुहासिनी के रिश्ते का सबूत मेरे पास पड़ा हुआ है। वो सबूत लेकर हिम्मत के साथ तुम उस घर में जाओ। थैंक्स मामा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मामा जी, धन्यवाद। वो सुधाकर ही है ना? वही है ना? हाँ मामा, सुधाकर ही है। सूरी, तुम? मैं तुम्हें अभी तक याद हूँ।
पुराने लोगों से मिलने का मन नहीं होता होगा ना अब? इनसे अब काम ही क्या है? तुम इतने घटिया इंसान हो, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। मुझे लगा तुम्हारे प्यार में सच्चाई है, लेकिन तुम बहुत बड़े झूठे थे। मैंने सुहासिनी को तुम्हारे हवाले कर दिया। तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने कहा था उसे दुख नहीं दोगे। ये वादा करके किसी और से शादी कर ली तुमने। अपनी खुशी के लिए तुमने कोई और रास्ता चुन लिया। ये बताओ, उसे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुधाकर? बोलो। तब शादी करके उस बच्चे की माँ को धोखा दिया, और अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम मुझसे इसका सबूत मांग रहे हो। यानी कि तुम ये जानते हो कि वो ये बात साबित नहीं कर पाएगा। अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो? तो कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? अभी तुमने बुलाया ना, वही सूरी। मैंने सूरी बोल के कुछ नहीं कहा। असल में सूरी कौन है मुझे पता ही नहीं है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है और एक ही बेटा है। किसी और को लाकर कहोगे कि मेरा बेटा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। हमारे पास सबूत नहीं है, यही सोचकर बोल रहे हो ना तुम? तुम्हारा सुहासिनी से क्या संबंध था, उसका एक एक सबूत मेरे पास है तो उन्हीं को दे दो। मुझे क्यों बता रहे हो तुम? तुम्हारा सुहासिनी से क्या संबंध था, उसका एक एक सबूत मेरे पास है। वाकई में सूरी के पास कोई सबूत है या मुझे डराने के लिए झूठ बोल रहा है? अगर सच में उसके पास सबूत हुआ और उसने सबके सामने आकर दिखा दिया तो इस घर में सब सुसाइड कर लेंगे और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधाकर कितना बेहुदा इंसान है। सबूत लेकर आऊंगा और सबके सामने इज्जत उछालूंगा। नहीं मामा, मैं नहीं चाहता कि सबके सामने हम उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दे मामा। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि वो मुझे अपना बेटा माने, बस मुझे भरोसा दिलाए कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरी वजह से अगर बाबा को दुख हो तो मैं जिंदगी में खुश कैसे रह पाऊंगा? हाँ मामा जी, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सुधाकर ससुर जी केदार को अपना बेटा मान ले। इससे ज्यादा हम और कुछ भी नहीं चाहते। बेटा, आप दोनों सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि दिल से भी अच्छे हो। तुम लोगों के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा बेटा। मैं गांव जा रहा हूँ, परसों आकर मुझसे मिलना, सारे सबूत निकाल कर रखना। इनका और मेरे पापा का आखिर रिश्ता क्या है? मेरे पापा हमेशा इन्हें देखकर परेशान क्यों लगते हैं, फिर भी ये इतने खुश क्यों हैं? कुछ तो चल रहा है।
तुम्हारा सुहासिनी से क्या रिश्ता था उसका सबूत मेरे पास है। आज के इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। से एक बहुत बड़े आदमी का किडनैप होने वाला है। कोई नहीं हिलेगा। साइलेंस, 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 साइलेंस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मेनन है। आप में से मैं किसी को नहीं जानता और मुझे किसी को जानने की जरूरत भी नहीं। यहाँ से जो मुझे चाहिए वो है गवर्नर। अगर गवर्नर को बिना परेशानी के मुझे सौंप दिया गया तो किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो अपनी जान गंवा देगा, ये गारंटी है। साधु सर कह रहे थे कि जो किडनैपर्स होंगे वो यही लग रहे हैं, और हम ये सोच रहे थे कि इनका अगला प्लान क्या होगा। चलो अच्छा है कि हम सही टाइम पर यहाँ आ गए। हाँ केदार, बरन को ये नहीं पता कि हम लोग कौन हैं, इसलिए जो हमला हम करने वाले हैं वो उसके लिए सरप्राइज होगा। मुझे सरकार से कुछ हिसाब किताब पूरा करना है। तब तक आप सब शांत रह सकते हैं, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। शांति, शांति, शांति। सर, इधर देखिए सर, मेरी कुछ मांगे हैं सर। अगर वो 1 घंटे में पूरी कर देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हम चलते हैं। और अगर पूरी होने में देर हुई तो हर 10 मिनट में इनमें से किसी एक की लाश बाहर जाएगी। आज के चीफ गेस्ट रविंद्रनाथ जी को गोली से सलामी देकर उन्हें मैं यहाँ से बाहर भेजूंगा। कौन हो भाई? कौन हो तुम? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कितना बड़ा अपराध है? सर, किडनैप करना ही मेरा काम है सर।
लेकिन आपको मेरे बारे में शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ गवर्नर साहब। गवर्नर साहब को मेरे बारे में कुछ नहीं पता। गवर्नर साहब को गोलियों से सलामी दो। कौन हो भाई? साइलेंस। रुको। मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसका अंदाजा तो आपको लग गया होगा ना। स्वामी, कोई पुलिस वाला अंदर आने की कोशिश करे तो यहाँ खड़े सबको शूट कर देना। ठीक है भाई। सुनिए, इस बार तो हम फंस गए। हम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे ना? तुम डरो मत बेटा, मैं हूं ना। निशिका, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा दीदी, तो अब ये भी कह दीजिए कि बंदूक देकर मैंने इन सबको यहाँ भेजा है। तुम कीर्ति को लेकर यहाँ नहीं आती तो ये सब होता ही नहीं हमारे साथ। तुमने जो पागलपन किया उसी वजह से हम यहाँ फंसे हैं। अरे कौशिकी बेटी, छोड़ो ये सब। किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा बेटी। सर, इधर से रास्ता बंद कर दिया मैंने। सर, पीछे की ओर से भी रास्ता बंद कर दिया गया है। भाई, सर, मैंने निशी से संपर्क कर रहा है। हेलो हेलो कमिश्नर। मेनन, अब तक तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब तुमने गवर्नर और पब्लिक को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चुपचाप उन्हें हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। मेनन को जान की परवाह नहीं है। अगर मुझे जाना ही पड़ा तो याद रखना, यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेनन, मेनन, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं इसके साथ। सर, हेलो सर। हेलो, गवर्नर और जनता को मेनन ने किडनैप किया ऐसी न्यूज आई है। जेरी टीम रास्ते में है, वो लोग संभाल लेंगे। ठीक है सर, लेकिन टीम को जल्दी भेजिए सर। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद सर। स्थिति आप सबको समझ में आ चुकी है। यस यस सर। सर। किसी की जान नहीं जानी चाहिए और गवर्नर को सुरक्षित यहाँ से निकालना होगा। ओके सर। कमिश्नर, हमें वो मूर्ति और 100 करोड़ रुपए कैश चाहिए और जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा करना होगा, नहीं तो 1 घंटे बाद हर 10 मिनट में मैं किसी एक को मारकर बाहर भेजता रहूंगा। मेनन, कोई बेवकूफी मत करना तुम। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हम सामने से अंदर नहीं जा सकते, पीछे से कोशिश करनी होगी। ओके सर। बी केयरफुल। अंदर कितने लोग हैं हमें पता नहीं, उनके पास हथियारों का भी हमें पता नहीं। ओके सर, हम लोग देख देखते हैं। लेंगे। अब क्या करे जागृति, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है और मिनन वहाँ गुंडों की पूरी फौज लेकर आया है। मैं भी वही सोच रही हूँ।
अब तक साधु सर ने हमारी टीम को भेज दिया होगा, फॉर्मल वाइल्ड गेस्ट। मुझे यकीन है हमारे लोग अब तक बैकडोर से आ रहे होंगे। जय हिंद जय मैडम। मैडम। जय हिंद। ठीक है, चलिए। ओके मैडम। बस थोड़ी ही देर में सरकार आपकी परवाह करती है या नहीं, आप उन्हें चाहिए या नहीं, पता चल जाएगा। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो चेकिंग, 1 2 3 1 2 3। वैसे भी सबको इंतजार करना होगा, इसलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। 10 लोगों को स्टेज पर लेकर आओ। चलो। आगे चलो। मैं नहीं आऊंगी, मुझे कोई भी गेम नहीं खेलना। तुम खेलोगी या नहीं पूछ नहीं रहे, समझी ना? तुम्हें खेलने के लिए कह रहे, चलो। चलो। हाँ भाई, भाई वो मेरी फैमिली है भाई, प्लीज उन्हें तकलीफ मत दीजिए, प्लीज भाई।